तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, जिसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस बार जो है क्या कुछ बदलाव हो सकता है, मतलब कि 10वीं के जो मार्कशीट है उसे स्कैन करके अपलोड करवाया जाएगा कि नहीं अपलोड करवाया जाएगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, एग्जाम इस बार कंडक्ट करवाए जाएंगे कि नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे, सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हो ना तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बम्पर पदों पर इस बार फिर से एक बार भर्ती आने वाली है, जिसमें कि सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये पूरी ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है। जितने भी पुराने कैंडिडेट होंगे ना वो जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में अच्छी तरीके से, और इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम भी नहीं होता है। मतलब कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन जो है हो जाता है, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है कराई जाती है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 10वीं पास कैंडिडेट है ना, यानी कि जो 11th में होंगे, 12th में होंगे या फिर बीए फर्स्ट ईयर वगैरह में होंगे, उनके पास मेच्योरिटी लेवल ज्यादा होती नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि दिन भर छपरीपना करते रहते हैं, इंस्टा पे रील देख करके पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं। उनको यही नहीं पता है कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है, कोई भी गोल सेट नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देख लीजिएगा, और इस वैकेंसी में आप लोग जरूर से जरूर फॉर्म में अप्लाई कीजिएगा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो, ठीक है ना। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस जनवरी शेड्यूल 1 2025 के नाम से ये जो भर्ती आने वाली है इसके रिगार्डिंग में। देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार फिर से 42,438 पदों पर यह भर्ती आने वाली है, ठीक है ना। मतलब कि इतना अच्छा खासा पोस्ट है यार, जरा सोच करके देखिए, 42,000 जो सीट होती है ना वो कम नहीं होता है। तो 42,000 लोगों का सिलेक्शन होगा ना, तो इसमें से आप भी एक हो सकते हो। लेकिन अभी से आपको इस वैकेंसी को लेकर के अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी चीजें बन पाएंगी। क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, उनका अगर आप ध्यान रखोगे तो ही इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस क्या होता है, कम परसेंट वालों का जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है। जैसे कि इस बार की भर्ती की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो 2024 में भर्ती चल रही है 44,228 पदों पर, जिसके कि अभी तक 5 मेरिट सूची जारी कर दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है कि जो ज्यादा परसेंटेज वाले कैंडिडेट हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देना होता है, पद वरीयता जो है किस प्रकार से चुनना होता है, और काफी सारे बच्चे जो है गलती किए हैं। और इसके रिगार्डिंग में मैंने सेपरेटेड वीडियो बना करके जानकारी दिया है कि अगर आपके कम परसेंटेज मार्क्स हो ना, और आपकी क्या कैटेगरी हो, तो किस सर्कल से किस डिवीजन से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। लेकिन आप क्या है कि वीडियो देखते नहीं हो, और वीडियो नहीं देखोगे और बाद में मैसेज करोगे, कॉल करोगे और बताओगे कि सर मेरे इतने अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यार कैसे होगा? सारी चीजों को अच्छी तरीके से आप जो है एनालिसिस करोगे तभी तो चीजें होंगी ना। देखिए दोस्तों, पद की अगर मैं बात करूंगा ना तो इस बार फिर से बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक और जीडीएस पैकर के पद पे भर्ती आएगी, ठीक है ना। जिसमें कि बीपीएम का जो पद होता है, जिसे हम लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं, ये जो पद होता है ये सबसे बड़ा होता है, और इसमें ही आपको सैलरी जो है सबसे ज्यादा दी जाती है। और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपका जो वर्क रहेगा पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहेगा। वो सारी चीजें आगे भी मैं आपको बताऊंगा। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट है वे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। और जितने भी पीएच हैंडीकैप स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर 10 साल का एज में छूट जो है दिया जाता है, ठीक है। उम्र की जो गणना की जाएगी वो आपका 1 जनवरी 2025 के रिगार्डिंग में किया जाएगा। मतलब कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 प्लस होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। काफी सारे कैंडिडेट का ये क्वेरी आता है कि सर मेरे जो है 17 साल 8 महीने हैं, 17 साल 10 महीने हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। कम से कम 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, क्वालिफिकेशन प्लस बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें सभी 10वीं पास कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपका लोकल भाषा का ज्ञान आना चाहिए। मतलब कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते
हो और जिस भी स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करते हो, पहले ये देखिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है और उसे आपको अच्छे से बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आना चाहिए, तभी जाकर के आप उस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब ऐसे स्टेट है ना जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसमें हिंदी बोला जाता है, तो आपको हिंदी आनी चाहिए अगर इन सभी स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो। लेकिन अगर हम बात करेंगे उड़ीसा का तो वहाँ पर उड़िया बोली जाती है, महाराष्ट्र का तो वहाँ मराठी बोली जाती है, गुजरात का तो वहाँ पर गुजराती चलती है। तो उन सभी स्टेट में जो है उनका लोकल लैंग्वेज अलग अलग है, तो वो लोकल लैंग्वेज आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का जो है बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। और देखिए दोस्तों कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर बीपीएम के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है ना तो कंप्यूटर नॉलेज रहेगा तभी तो आप सिस्टम पर बैठ करके काम कर पाओगे। तो इसलिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाकर के आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो और काम कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, तो साइकिल चलाने का तो कोई वैसा इशू नहीं है। 12 साल के जो लड़के हैं वे 4 व्हीलर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो साइकिल तो आप चला ही ले जाओगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये बताइए ये सारी चीजें ठीक है लेकिन इस वैकेंसी का अप्लाई जो है कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों 20 जनवरी से, जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से मुझे ऐसी सूचना मिल रही है कि 20 जनवरी से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर 20 से 25 तारीख के बीच में इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 या 15 फरवरी तक जो है आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। टोटल यहां पर मात्र 20 से 21 दिन का समय आपको दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। इसमें जो है 1 महीने का समय आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी से आपको क्या करना है, सारे दस्तावेज कंप्लीट कर लेने हैं जो दस्तावेज इसमें लगते हैं। क्या क्या दस्तावेज लगता है सर ये बता दीजिए। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है, फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना। 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन सभी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी सेंट्रल लेवल का। स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है तो अभी से आप सभी लोग बनवा लीजिएगा। उसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट। उसके अलावा जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें आपका नाम, पता, फादर नेम है ना, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैच करना चाहिए, किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, एक जीमेल आईडी होना चाहिए। और रही बात मेडिकल सर्टिफिकेट की तो वो आप आगे भी बनवा सकते हो, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि देखिए इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना तो हालांकि अभी अपडेट आया नहीं है, लेकिन ये अपडेट आ सकता है कि इस बार कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, क्योंकि बीपीएम के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है ना तो वहां पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम पर बैठ करके वहां पर काम करना रहता है। तो ये सारे आवश्यक दस्तावेज जो मैंने आपको बताए हैं ये अभी से आप सभी लोग बनवा लीजिएगा, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। अब रही बात कि सर ये बताइए कि इस बार जो है क्या कुछ बदलाव होगा, तो दोस्तों मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। देखिए इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो काफी सारे यूट्यूबर ऐसे थे जो कि ये बता रहे थे कि जीडीएस की इस भर्ती में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। एक बार फिर से 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर रिटन एग्जाम जो है नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ 10वीं की जो मार्कशीट है उसे स्कैन करके अपलोड जरूर करवाया जाएगा, जिससे कि जो फेक होते हैं ना, जो फर्जीवाड़ा होता है उसे रोका जा सके। क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं इसमें, उनके देखिए रियल में 50%, 60% मार्क्स होते हैं, लेकिन जानबूझ करके वे क्या करते हैं कि 99%, 100%, 98% डाल देते हैं, जिससे कि उनका नाम आ जाता है, लेकिन वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते नहीं है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है। तो इसी को रोकने के लिए जो है इस बार 10वीं की जो मार्कशीट है उसे स्कैन करके अपलोड करवाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपका सिलेक्शन जो है बीपीएम के पोस्ट पर होता है तो कम से कम 90 दिन से ऊपर का आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं है तो अभी आप लोग बैठे हो, क्यों बैठे हो, जाइए अभी जो है कंप्यूटर का कोर्स आप लोग कर लीजिए, जो भी कर सकते हो। जैसे
ट्रिपल सी हो गया, DCA वगैरह हो गया, O लेवल हो गया, ठीक है ना। कोई भी कंप्यूटर का कोर्स अगर क्लियर हो गए प्राइवेट संस्था से या फिर गवर्नमेंट संस्था से चलेगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए ये वैकेंसी निकाली जाती है। सभी अलग अलग स्टेट से डिवीजन वाइज वैकेंसी निकाली जाती है, तो इसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, चाहे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर ये बताइए इसमें सैलरी कितनी दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 18,000 रुपए आपको प्रति माह वेतन दिया जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन ABPM या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है तो 16,000 रुपए आपको प्रति माह वेतन दिया जाएगा, ठीक है ना। काफी सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि सर GDS में सैलरी बहुत कम है, इसलिए मैं इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं करूंगा। दोस्तों, प्रमोशन का नाम आप सभी लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। एक बार अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया उसके बाद क्या होता है कि डिपार्टमेंटल भर्तियां आती है, जिसमें होता क्या है कि जो GDS के जो कर्मचारी है ना वही इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं और उनका प्रमोशन होता है। जैसे कि आप GDS से MTS बन सकते हो, GDS से पोस्टमैन मेल गार्ड बन सकते हो, उसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट भी बन सकते हो। और उसमें आपकी सैलरी जो है तकरीबन 30,000, 28,000, 35,000 के आसपास मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि कौन से पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है। इसलिए अभी जो मिल रहा है उसे ठीक है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, आगे चल करके आप जो है प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि GDS की वैकेंसी जो है सही नहीं होती, इसमें सैलरी जो है काफी कम दिया जाता है। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आगे चल करके किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है नहीं होगी। और देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, GDS की नई भर्ती को लेकर के ग्रुप C की भर्ती पर आवेदन जो है इस वक्त चल रहा है, जिसमें कि स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर यह भर्ती आई हुई है। लेकिन देखिए इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपके पास 10वीं के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, HMV या फिर LMV का, तभी इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। इस वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी वैकेंसी की बात कर रहा हूं जो वर्तमान समय में इसका ऑनलाइन आवेदन जो है चल रहा है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस वैकेंसी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के दोस्तों मैं सेपरेटेड वीडियो किसी दिन और बनाऊंगा, क्योंकि अगर यहां पर बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा मतलब कि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि पोस्ट प्रेफरेंस पर मैं वीडियो बनाऊं तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी मैं इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानने के लिए, ठीक है ना। तो कमेंट करना अगर जानना चाहते हो तो, और नहीं जानना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा काम के बारे में कि सर ये बताइए इसमें मुझे क्या काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन जो है किस पोस्ट पर हुआ है। जैसे कि अगर BPM के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें आपका जो काम रहेगा पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ऑफिस में बैठ करके, डाक विभाग का जो ऑफिस होता है उसमें बैठ करके आपको सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन जो है ABPM डाक सेवक या फिर GDS पैकर के पोस्ट पर होता है तो पूरी तरीके से आपका जो काम रहेगा वो फील्ड वर्क रहेगा, या फिर फील्ड वर्क के साथ साथ हो सकता है कि आपको ऑफिशियल वर्क भी करना पड़ जाए, ठीक है ना। जैसे कि डाक डिलीवरी करना आपका काम रहेगा, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना आपका काम रहेगा, है ना। डाक टिकट जो है उसका बेचना जो है आपका काम रहेगा। उसके अलावा खाते खोलना, जो टारगेट देते हैं आपके जो अधिकारी गण टारगेट आपको देंगे उसे पूरा करना, तो ये सारे के सारे काम आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी मेल होते हैं ना उसका रख रखाव रिकॉर्ड रखना जो है आपका यहाँ पर काम होगा। यही सारे काम जो है इसमें होता है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दिया है, और ये वैकेंसी कब जारी की जाएगी उसके बारे में भी मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दे दी है, ठीक है ना। अभी से इस वैकेंसी की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। और हाँ देखिए 42,000 सीटों पर ये वैकेंसी जरूर आ रही है, तो आप लोग कसम खा लीजिए कि इस बार मैं 2025 में एक सरकारी नौकरी जरूर से जरूर ले लूंगा। दोस्तों देखिए कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। और सरकारी जो नौकरी का जो तमगा होता है ना उसकी बात ही अलग होती है, ये बात आप भी जानते होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।